हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्लास करेंगे CUT UG का। जैसा कि क्लास में हम लोग कुछ चीज़ें इस पर डिस्कस कर चुके हैं, तो क्लास में जितना डिस्कस हुआ है उससे आज आगे हम लोग बढ़ेंगे। CUT UG के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन में जो भी एक्सप्लेनेशन होगा उस क्वेश्चन को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, और जो भी उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा वो सारा एक्सप्लेनेशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो हम सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और जो भी उसमें हम लिखेंगे सबको नोट भी करना है। तो पहले अच्छे से समझना है और सबको नोट करना और फिर उसे याद करना है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये क्लास अगर चाहे तो क्लास 12th के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे वो वोकैबलरी पढ़ेंगे इसके अंदर, है ना। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा वर्ड्स आएगा, उस वर्ड्स का हम लोग एंटोनिम भी सीखेंगे और उस वर्ड का हम लोग सिनोनिम भी सीखेंगे, सिनोनिम। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो इसमें रहेगा ही रहेगा, तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है हमारा, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, उसी से आगे आज हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग जो है क्लास में डिस्कस कर चुके होंगे 22 क्वेश्चन तक। तो आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा 23 से। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं क्या है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस select the word which can rightly substitute the given expressions। इसमें कह रहा है कि जो नीचे जो ऑप्शन जो हमें गिवन है उसमें से हमें कोई एक को सिलेक्ट करना है जो नीचे दिए गए एक्सप्रेशंस का सब्स्टिट्यूट है। तो हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो ये दिया गया है ना। क्या दिया है? एक कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर्स, है ना। कि चीज़ों के बीच में कंपेयर, है ना। चीज़ों का कंपेयर मतलब चीज़ों के बीच में जो भी थिंग्स है, जो भी चीज़ें हैं उनके बीच में कंपेयर, उन चीज़ों के बीच में कंपेयर करना जिसकी सिमिलर फीचर्स मतलब जिसकी समान विशेषता होती है। तो अ कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर्स मतलब उन चीज़ों के बीच का कंपैरिजन क्या कहलाता है? जिनका फीचर्स सिमिलर होता है, जिनकी विशेषताएं समान होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया है और इस एक्सप्रेशन का जो जो सही करेक्ट जो सब्स्टिट्यूट है वो हमें यहाँ पर चूज करना है। कि चीज़ों के बीच में कंपेयर करना, उन चीज़ों के बीच में कंपेयर करना जिसका सिमिलर फीचर्स होता है, जिसकी समान विशेषताएं होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो याद रखना है, उसको हम लोग एनालॉजी कहते हैं। एनालॉजी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनालॉजी कहते हैं। एनालॉजी क्या होता है? तो याद रखना यही बात है जो ऊपर हमें दिया गया जो एक्सप्रेशन है कि अ कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स या टू डिफरेंट थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर्स, उसको हम लोग एनालॉजी कहते हैं। एनालॉजी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? एनालॉजी को हिंदी में हम लोग कहते हैं समरूपता कह सकते हैं, या हम एक प्रकार से समानता कह सकते हैं। समरूपता या समानता कह सकते हैं, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? एनालॉजी कहते हैं। उसी से रिलेटेड वर्ड एक और है यहाँ पर, रिजेम्बलेंस। और रिजेम्बलेंस का भी वही मतलब होता है, समानता या समरूपता। बट हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें, क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग हमें चूज करना है। तो ये जो दिया गया जो एक्सप्रेशन है इसका राइटली सब्स्टिट्यूट कौन है? तो वो एनालॉजी है। हालांकि रिजेम्बलेंस का भी वही मतलब होता है, बट दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट डिस्टिंक्शंस है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। वो डिफरेंस क्या है कि जब एनालॉजी की जब हम बात करते हैं तो एनालॉजी की बात जब हम करते हैं तो उसका जो वो जो डिस्टिंक्शंस होता है, वो जो कंपेयर हम लोग करते हैं, वो कंपेयर किस बेस पर करते हैं? तो वो होता है एक प्रकार से कंसेप्चुअल कंपैरिजन होता है। तो जो कंसेप्चुअल जो कंपैरिजन होता है उसको हम लोग एनालॉजी कहते हैं। और रिजेम्बलेंस का भी वही मतलब होता है, लेकिन रिजेम्बलेंस का मतलब तो समरूपता होता है, लेकिन ये समरूपता किस में होता है? तो ये समरूपता देखने को हमें मिलता है लुक में, ठीक है, और अपीयरेंस में। मतलब अगर कोई चीज लुक में मतलब दिखने में, अगर या अपीयर मतलब वही हुआ, दिखने में अगर कोई चीज समान है और उनके बीच में हम दिखा रहे हैं ये रिलेशन दिखा रहे हैं, तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिजेम्बलेंस। बट यहाँ पर दो अलग अलग चीजों के बीच में कंपेयर होगी, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं एनालॉजी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं, अ हर्ट इज लाइक अ पंप। तो यहाँ पर हर्ट जो है, हर्ट ये एक चीज हो गया। एक मिनट, थोड़ा सा उसको ऐसे समझते हैं। यहाँ पे हर्ट हर्ट क्या है? हर्ट एक चीज हो गई।
और दूसरी चीज क्या होगी, पंप। और यहाँ पर ये हार्ट का जो कंपेयर है ये किससे किया गया है, पंप से, कि हार्ट जो है वो किसकी तरह है, वो पंप की तरह है ना। जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं ना, किसका, ब्रेन का कंपेयर करते हैं। ब्रेन का कंपेयर किसके साथ करते हैं, कंप्यूटर के साथ करते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्रेन और कंप्यूटर है, ये फंक्शनल बेस पर अगर देखें, काम के हिसाब से देखें, तो काम के आधार पर दोनों के अंदर जो सिमिलैरिटी है वो समान है, बट ये दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं, है ना। ब्रेन और कंप्यूटर दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अगर फंक्शनल बेस पर देखें तो दोनों का काम क्या है, समान है। उसी प्रकार यहाँ पर जो है हार्ट, हार्ट और पंप दोनों का फंक्शनल देखें, अगर फंक्शनल बेस पर दोनों को देखें अगर, कि दोनों का काम क्या है, तो दोनों का काम तो एक ही है ना। हार्ट का काम क्या है, जो ब्लड सर्कुलेट होता है ना, या जो भी ब्लड जो सर्कुलेशन होता है वो कौन करता है, हार्ट करता है। और पंप का भी वही काम है कि जो फ्लूइड होते हैं, जो भी तरल पदार्थ होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने का जो काम करता है वो कौन करता है, वो पंप करता है। ये वाटर हो सकता है, पंप जो है, पंप किसको भेजने का काम करेगा, किसको पंप मतलब किसको जो है सर्कुलेट करने का काम करेगा, तो जैसे वाटर हो गई, या कोई और भी जो हो सकता है, क्या हो सकता है, वो तरल पदार्थ हो सकता है। तो वो पंप का भी वही काम है, जो काम किसका है, हमारे बॉडी के अंदर हार्ट का काम है। तो ये फंक्शनल बेस पर अगर देखा जाए, तो फंक्शनल बेस पर दोनों का काम एक ही है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग एनालॉजी कहेंगे। इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, एनालॉजी कहेंगे। जो फंक्शनल बेस पर और कंसेप्चुअल बेस पर क्या हो, मतलब समान हो, उसको हम लोग कहते हैं एनालॉजी। कि दो अलग अलग चीज है और दोनों का कंपेयर करें, मतलब हार्ट का कंपेयर हम यहाँ पर किससे कर रहे हैं, पंप से कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको ही हम लोग एनालॉजी कहते हैं। जैसे ब्रेन हो गया, ब्रेन का कंपेयर किससे कर रहे हैं, कंप्यूटर से। लेकिन रिजेम्बलेंस का मतलब हुआ जो लुक में हम बात करते हैं, यहाँ पर हम लुक की बात नहीं कर रहे थे। यहाँ बात देखो, लुक की अगर बात करेंगे तो दोनों अलग, एकदम अलग अलग चीज हो गई। फंक्शनल बेस पर हम कंपेयर करते हैं, तो फंक्शनल बेस पर जब हम कंपेयर करते हैं दो अलग अलग चीजों का, तो वो क्या कहलाता है, एनालॉजी कहलाता है। मतलब कि फीचर्स दोनों का क्या है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछ रहा था फीचर्स, तो फीचर्स क्या है, दोनों का सिमिलर है। तो जिसका फीचर, जिसकी विशेषताएं समान होगी, उसका कंपेयर अगर करेंगे तो क्या कहलाएगा, वो एनालॉजी कहलाएगा। तो इसलिए मेरा जो राइट आंसर वो एनालॉजी है, रिजेम्बलेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर फीचर्स की बात कर रहा है। तो रिजेम्बलेंस में सिमिलर फीचर्स होना जरूरी नहीं है। यहाँ फीचर्स भले अलग अलग हो, लेकिन लुक की बात होगी, वहां पर बात होगी किसकी, अपीयरेंस की। जैसे कि दो जुड़वा भाई है ना, ट्विंस ब्रदर है, तो जुड़वा भाई है तो दोनों का लुक क्या होगा, दोनों का लुक समान होगा, दोनों का अपीयरेंस दिखावा कैसा होगा, समान होगा। तो यहाँ पर इसको क्या कह सकते हैं, ये रिजेम्बलेंस है। जैसे हम कह सकते हैं कि he bears a strong resemblance to his brother। मतलब कि दोनों, उनके भाई के बीच में और उनके बीच में क्या है, बहुत अधिक समानता है, दोनों बहुत बहुत हद तक एक जैसा दिखता है। तो यहाँ पर हम लुक की बात कर रहे हैं, ही का उनके भाई के साथ हम क्या कर रहे हैं, लुक की बात करें, अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, फीचर्स की बात नहीं कर रहे। फीचर्स हो सकता है कि दोनों भाई का क्या हो, अलग अलग हो, तो ये कहलाता है रिजेम्बलेंस। और जब हम उन चीजों का कंपेयर करते हैं जिनका फीचर्स क्या होता है, एक जैसा होता है, समान होता है, तो उसको एनालॉजी कहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में इस बात को स्पष्ट किया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एनालॉजी का मतलब भी क्या होता है, वही होता है जो रिजेम्बलेंस का मतलब होता है, बट दोनों में क्या है, एक माइन्यूट डिस्टिंक्शन ये है कि रिजेम्बलेंस का इस्तेमाल हम करते हैं जहां पर हम बात करते हैं लुक की और अपीयरेंस की, बट एनालॉजी वो होता है जहां पर हम कंपेयर तो करते हैं चीजों के बीच में, लेकिन वो दो अलग अलग चीजें होती है, और वहां पर लुक और अपीयरेंस की बात नहीं होती, बल्कि फंक्शनल बेस पर कंपेयर करते हैं, तो वो कहलाता है एनालॉजी। जिसका फीचर्स क्या हो, समान हो, लेकिन दोनों चीजें क्या हो, अलग अलग हो, टू डिफरेंट थिंग्स हो, बट फीचर्स क्या हो, उसका सिमिलर हो, इसको कहते हैं एनालॉजी। चलिए हम अब आगे बढ़ते, इसमें तो कोइंसिडेंस तो होगा ही नहीं और कनेक्शन यहाँ पर होगा ही नहीं, उसका मतलब संयोग होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मेरा जो क्वेश्चन होगा, अब कौन सा क्वेश्चन होगा, 24 नंबर क्वेश्चन होगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, है ना। तो एक मिनट, 24 नंबर क्वेश्चन होगा, तो 24 नंबर क्वेश्चन। तो अब यहाँ देखते हैं, अब इसमें क्या, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस सेलेक्ट द वन विच कैन राइटली सब्स्टिट्यूट द गिवन। सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी हमें जो है सब्स्टिट्यूट ही हमें चूज करना है ना। जो दिया गया जो एक्सप्रेशन है, और दिया क्या गया हमें, एन एबिलिटी टू कॉपी द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन,
किसी भी इंसान के बिहेवियर को कॉपी करने की जो एबिलिटी होती है उसको क्या कहते हैं? ये हमें एक्सप्रेशन दिया गया और हमें ऑप्शन में क्या दिया गया? ड्रामेटिक्स, है ना, माइम, मिमिक्री और ओरासिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, याद रखना है, ये भी पॉइंट याद रखना है कि एन एबिलिटी टू कॉपी द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन के बिहेवियर को अगर कॉपी करने की एबिलिटी की बात हो रही है तो वो कहलाएगा मिमिक्री कहलाएगा। याद रहेगा ये बात। मिमिक्री का मतलब होता है एन एबिलिटी टू कॉपी द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, जिसको हम इमिटेशन भी कह सकते हैं या ट्रांसक्रिप्शन भी कह सकते हैं। याद रखना, सिनोनिम में ये पूछ सकता है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इमिटेशन या ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसको इमिटेशन भी कह सकते हैं और ट्रांसक्रिप्शन भी कह सकते हैं। वही माइम का भी लगभग दोनों जो है ना एक दूसरे का मिलता जुलता है, माइम और मिमिक्री। बट माइम और मिमिक्री में दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। माइम क्या होता है, जब हम बात करते हैं किसी की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करते हैं, है ना, बॉडी लैंग्वेज, किसी की बॉडी लैंग्वेज को क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, है ना, तो वहां पर उसको क्या कहते हैं? उसको हम माइम कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं अंग विक्षेप। तो जब हम अंग विक्षेप करते हैं ना तो वो क्या कहलाता है? मतलब अंग इशारा करते हैं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? माइम कहते हैं। बट यहाँ मिमिक्री क्या है? किसी के बिहेवियर को कॉपी करना, है ना, या कह सकते हैं किसी के वॉइस को कॉपी करना। तो ये या किसी के लैंग्वेज को कह सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मिमिक्री। बट माइम क्या होता है? किसी के बॉडी जो होता है, बॉडी लैंग्वेज को इमिटेट करेंगे, उनको कॉपी करेंगे, तो क्या कहलाएगा? वो माइम कहलाएगा, है ना। ड्रामेटिक्स तो अलग ही होता है, ये तो बिल्कुल अलग बात है। ऑरासिटी, ये जो है ना, ये वर्ड हमको लगता है कि इसमें जो है ना ऑप्शन में ये वर्ड ही गलती दिया हुआ है, ऑरासिटी नहीं होता है ना। ये इसका जो है कहीं पे किसी भी जो है डिक्शनरी में इसका नहीं मिलता है। एक वर्ड होता है इससे मिलता जुलता जिसको कहते हैं विरासिटी कहते हैं, विरासिटी। विरासिटी जिसका मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस मतलब जिसको सच्चाई कहते हैं, है ना, या ऑब्जेक्टिवनेस भी कह सकते हैं। और इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड होता है जिसको कहते हैं ऑडोसिटी, ऑडोसिटी, ऑडोसिटी। ऑडोसिटी का मतलब होता है जो बहुत ही साहसी होता है, बहुत ही ड्रेरिंग होता है ना, मतलब जो जिसके अंदर बहुत करेज होता है, हिम्मत होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑडासिटी, है ना, मतलब साहसी या साहस कह सकते हो या हिम्मत, उसी को ऑडासिटी कहते हैं। और वेरासिटी क्या है? तो सच्चाई को कहते हैं, है ना, ट्रुथफुलनेस को कहते हैं, सत्यता को कहते हैं। तो ये वर्ड जो है ना थोड़ा सा इसमें जो है ऑप्शन में गलती वर्ड ही दे दिया हुआ है, तो ये सबको नोट करना है, सब जो है तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड सब इंपॉर्टेंट वर्ड सब है, इसलिए ये ऑप्शन में दिया गया है ताकि हम जो रिवीजन करें तो हर एक वर्ड को बारीकी से देखें और समझे। तो इसको नोट भी करना और समझना है हर एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा। अब 25 में है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन व्हिच कैन राइटली सब्स्टिट्यूट द गिवन। फिर वही क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, अभी यही से मतलब जो है जो भी प्रैक्टिस सेट में अभी यही चलेगा। क्या है? पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि वो इंसान जो चीजों को एकदम ब्राइट साइड में देखता है, एकदम एकदम मतलब उजाले की तरफ देखता है, एकदम रोशनी में देखता है, मतलब हमेशा ये सोचता है कि कोई काम जो है अच्छा ही होगा, मतलब उम्मीद वाला होता है, जिसको हम आशावादी कह सकते हैं। जो चीजों को चीजों के ब्राइट साइड को देखता है, उसकी तरफ देखता है, बल्कि उसके डार्क साइड को नहीं देखता है। ऐसे इंसान को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे इंसान को हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। अब ये समझना है कि ये हम क्लास में हालांकि डिस्कस कर चुके हैं। तो एक वर्ड जो है ऊपर दिया हुआ पेसिमिस्ट, और दोनों एक दूसरे का कह सकते हैं एंटोनिम है। तो पेसिमिस्ट और एक क्या है? ऑप्टिमिस्ट। तो पेसिमिस्ट वो होगा जो चीजों को देखेगा किस तरफ? डार्क साइड देखेगा, डार्क साइड। तो ये याद रखना है, अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो चीजों को डार्क साइड में देखेगा, अंधकार में देखेगा कि कोई चीज है सक्सेस होगा कि नहीं होगा, पहले ये सोच लेता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे इंसान को पैसिमिस्ट कहते हैं। पैसिमिस्ट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? निराशावादी कहते हैं। याद रखना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? निराशावादी कहते हैं, निराशावादी। और जो ऑप्टिमिस्ट होता है वो चीजों को किस तरफ देखता है? चीजों के ब्राइट साइड को देखता है, ब्राइट साइड को, मतलब चीजों को एकदम उम्मीद के साथ देखता है कि ये कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, उसको हम लोग कहते हैं आशावादी, आशावादी। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाता है, तो याद रखना है ऑप्टिमिस्ट इसका साउंड अ की तरह है, तो अ से मतलब आशावादी, जिसको आशा होगा, ठीक है। अब बाकी इसका अपोजिट कर देना तो वो क्या हो जाएगा? निराशावादी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर और वर्ड है जो तुम्हें सीखनी चाहिए, और वो वर्ड कौन है? तो वो वर्ड है निहिलिस्ट।
अब निहिलिस्ट समझना है कि निहिलिस्ट क्या होता है। तो निहिलिस्ट याद रखना है कि निहिलिस्ट को हम एक और वर्ड से कहते हैं, उसको कहते हैं एनालिस्टनिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। सॉरी निहिलिस्ट नहीं है, इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन में क्या कहते हैं, नाइलिस्ट भी कहते हैं, नाइलिस्ट कहते हैं। नाइलिस्ट को हम एक और वर्ड से डिनोट करते हैं, उसको कहते हैं एनालिस्टनिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थोड़ा सा वर्ड टफ है, क्या है, एनालिस्टनिस्ट, एनालिस्टनिस्ट क्या है, एनालिस्टनिस्ट। तो याद रखना ये भी वर्ड है, थोड़ा सा टफ वर्ड, इसलिए पूछ भी सकता है। एनालिसिस्ट एनालिस्टनिस्ट भी कहते हैं, हम भी बार बार जो है इसमें दिक्कत हमको भी हो रहा है। क्या है, एनालिस्टनिस्ट। तो वही वर्ड है जो निहिलिस्ट, जो नाइलिस्ट है वही क्या है, एनालिस्टनिस्ट है। तो एनालिस्टनिस्ट और नाइलिस्ट ये दोनों क्या है, दोनों एक ही वर्ड है, जिसका मतलब होता है शून्यवादी। हिंदी में इसको हम लोग शून्यवादी कहते हैं। अब इसका मतलब हमें समझना है, शून्यवादी तो हिंदी में कहते हैं, लेकिन शून्यवादी किसको कहते हैं। तो याद रखना है, नाइलिस्ट या एनालिस्टनिस्ट उसको कहते हैं जिसको जो है जो ये मानता हो कि जो लाइफ है वो क्या है, मीनिंगलेस है, और सारे रिलीजियस बिलीफ को और जो मोरल प्रिंसिपल्स है उन सबको क्या करता है, वो रिजेक्ट करता है। जो ये क्या मानता है, जो वन हु बिलीव्स, याद रखना है इसको, क्या याद रखना है, वन हु बिलीव्स दैट लाइफ इज मीनिंगलेस, कि जीवन का कोई मूल्य नहीं है ना, जीवन जो अर्थहीन है, इसका कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। अच्छी चीजें बुरी चीजें ये इंसान के द्वारा बनाई गई है, लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। और ये साथ ही साथ क्या रिजेक्ट करता है, ये किसी भी धर्म के मूल्यों को भी रिजेक्ट करता है। किस चीज को रिजेक्ट करता है, किसी भी रिलीजियस बिलीफ को। रिलीजियस बिलीफ मतलब कि धार्मिक विश्वास को, या मोरल, या कह सकते हैं मोरल प्रिंसिपल्स को। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम लोग नाइलिस्ट कहते हैं या एनालिस्टनिस्ट कहते हैं, ठीक है। एनालिस्टनिस्ट या नाइलिस्ट कहते हैं जो इंसान ये मानता हो कि लाइफ का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, किसी भी धार्मिक विश्वास को वो रिजेक्ट करता हो, है ना, या मोरल प्रिंसिपल को रिजेक्ट करता हो। ऐसे इंसान को हम लोग क्या कहते हैं, नाइलिस्ट कहते हैं या एनालिस्टनिस्ट कहते हैं, ठीक है। उसको हिंदी में शून्यवादी कहते हैं, ठीक है। और याद रखना है, इसके बाद जो वर्ड है ये भी इंपॉर्टेंट है, एथेइस्ट। एथेइस्ट क्या है, तो ये वर्ड जो है ना थीस्ट से बना, जहां भी दो की बात होगी ना THE रहेगा तो समझना धर्म से रिलेटेड बात है। तो एक होता है थीस्ट और एक क्या होता है, थीस्ट होता है। तो थीस्ट होता है और इसी का ऑपोजिट क्या होता है, एथेइस्ट होता है, एथेइस्ट। अब समझना है कि जो ये है थीस्ट है, ये थीस्ट क्या है, तो थीस्ट का मतलब वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। याद रखना है, वन हु बिलीव्स, एक मिनट, वन हु बिलीव्स इन द, एक मिनट, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो गॉड के अस्तित्व पर विश्वास करता हो, उसको मतलब जिसको ये विश्वास हो कि गॉड है, ईश्वर है, खुदा है, उसको हम लोग थीस्ट कहते हैं, ठीक है। और जो नहीं मानता हूं, ठीक इसका ऑपोजिट, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। लिख लेना है, हम लिख बोल दिए हैं, है ना, जो डिसबिलीव करता है, जो नहीं मानता है, वन हु डिसबिलीव्स, है ना, जो डिसबिलीव्स मतलब कि जो नहीं मानता है, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता उसको एथेइस्ट कहते हैं। और थीस्ट उसको कहते हैं जो गॉड की एग्जिस्टेंस को मानता हो, उसको थीस्ट कहते हैं। तो ये बात सब इंपॉर्टेंट है, तो सब याद रखना है। इसमें चारों जो ऑप्शन था, ये चारों ऑप्शन जो है तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पैसिमिस्ट, नाइलिस्ट जिसको एनालिस्टनिस्ट भी कहते हैं, और एथेइस्ट और ऑप्टिमिस्ट, ये चारों ऑप्शन तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सब एक ही वर्ड है, सब एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड है, तो एग्जाम में इसमें से कोई भी पूछ सकता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका एक्सप्लेनेशन ही पढ़ेंगे तो हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, साबित होगा। नहीं तो वर्ड को सिर्फ याद करने से फायदा नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट में सिर्फ हमें आंसर नहीं समझना है, बल्कि हमें उसमें जितना भी ऑप्शन दिया गया है उन सारे ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन हमें आना चाहिए कि किसका क्या मतलब है। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन विच कैन राइटली सब्स्टिट्यूट द गिवन एक्सप्रेशन। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड स्पेशली द पोजीशन ऑफ इट्स रिवर एंड माउंटेन। ये पूछ रहा है कि किसी भी एरिया, जो लैंड का जो एरिया है, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को
क्या कहते हैं, है ना, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि भौतिक विशेषता, किसी भी एरिया का किसी भी क्षेत्र का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, भौतिक जो विशेषताएं होती है वो क्या कहलाती है, तो याद रखना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोपोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोपोग्राफी कहते हैं, टोपोग्राफी कहते हैं, है ना। याद रखना, ये सेम यही बात याद रखना, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात होगी, भौतिक विशेषता की, कोई जो है एरिया दिखने में कैसा है, हिंदी में इसको हम कहते हैं स्थलाकृति, स्थलाकृति, तो उसको ही क्या कहेंगे हम, टोपोग्राफी कहेंगे। समझ में आया बात। उसी प्रकार जो है हमारा जो ऊपर जो ऑप्शन दिया गया है पेलोसनोग्राफी है ना, पेलोसनोग्राफी, तो पेलोसनोग्राफी क्या होता है, तो ये भी याद रखना है, पेलोसनोग्राफी हम उसको कहते हैं, एक मिनट बताते हैं, पेलोसनोग्राफी क्या होता है, द स्टडी ऑफ अर्थ ओशियंस, द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ अर्थ ओशियन, है ना, पृथ्वी का जो महासागर है, जो ओशियन है, जो वाटर बॉडी है, उनका स्टडी क्या कहलाता है, उनका स्टडी कहलाता है पेलोसनोग्राफी। ठीक है, पेलोसनोग्राफी, पेलोसनोग्राफी कहलाता है स्टडी ऑफ अर्थ ओशियन। इसके बाद और भी ऑप्शन है ऊपर हमें दिया गया, वो क्या वर्ड है, तो वो है कार्टोलॉजी, है ना, सॉरी कार्टोग्राफी, क्या है वो, कार्टोग्राफी है। और ये कार्टोग्राफी क्या होता है, अब ये समझना है, तो कार्टोग्राफी क्या होता है, तो कार्टोग्राफी कहते हैं द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स, क्या है ये, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स, है ना। मैप जो मानचित्र, किसी भी एरिया का या किसी चीज का मैप बनाने का जो कला होता है, आर्ट होता है और साइंस होता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। ये भी याद रखना, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स कॉल्ड कार्टोग्राफी। इसके बाद है टाइपोग्राफी, तो ये टाइपोग्राफी क्या होता है, तो ये भी एक आर्ट है, ठीक है, याद रखना है, ये भी क्या है, एक आर्ट है। कौन सा आर्ट है ये, तो आर्ट ऑफ अरेंजिंग टेक्स्ट, आर्ट ऑफ अरेंजिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को अरेंज करने का जो कला होता है ना, ऐसे टेक्स्ट को अरेंज करना ताकि उसको बनाया जा सके, क्या बनाया जा सके, रीडेबल बनाया जा सके, पठनीय बनाया जा सके, मतलब उसको पढ़ा जा सके। टेक्स्ट अलग अलग टेक्स्ट है, लेकिन उन टेक्स्ट को अरेंज करना इस तरीके से ताकि उसे पढ़ा जा सके, उसको कहते हैं टाइपोग्राफी कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, चार ऑप्शन में पेलोसनोग्राफी, कार्टोग्राफी, टाइपोग्राफी और टोपोग्राफी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या है 27 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन विच इज सिमिलर इन द मीनिंग। अब यहाँ पे देखो, अब ये सिनोनिम पूछ रहा है हमें कि जो सिमिलर वर्ड है, चार्म हमें वर्ड दिया हुआ है और इस चार्म वर्ड का सिनोनिम हमें पूछ रहा है, तो चार्म वर्ड का सिनोनिम क्या है, अब ये हमें पूछ रहा है। तो चार्म का मतलब याद रखना, इसका मतलब होता है आकर्षक, क्या होता है, आकर्षक होता है। तो आकर्षक से रिलेटेड वर्ड जो है वो कौन है, अट्रैक्टिवनेस है। ऑफेंड का मतलब क्या होता है, तो ऑफेंड का मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, डू हार्म, है ना, नुकसान पहुंचाना, या हम कह सकते हैं डिसगस्ट या डिसऑनर, इसी का सिनोनिम सब है ये, डिसऑनर। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं डिसप्लीज भी कह सकते हैं, किसी को नाखुश करना, है ना, किसी को जो है नाराज करना, तो वही होता है ऑफेंड करना। किसी का अपमान करना भी होता है, नुकसान पहुंचाना किसी को, या किसी को नाखुश करना मतलब कि नाराज करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑफेंड कहते हैं। तो चार्म तो होगा नहीं। चैटी का मतलब, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है चैटी, चैटी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो कौन कौन है, तो चैटी का मतलब होता है वन हु टॉक्स अ लॉट, वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत बात करता हो, है ना, उसको हम लोग कहते हैं चैटी या टॉकटिव कहते हैं। उसको हम लोग गैरुलस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गैरुलस। ठीक है, ऐसे इंसान को हम लोग गैरुलस भी कहते हैं या लोकैशियस भी कहते हैं, लोकैशियस, लोकैशियस, एक मिनट, क्या है, लोकैशियस, 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 ठीक है, लोकैशियस, या इसको हम लोग कहते हैं जो बहुत बोलता हो, मतलब माउदी है वो। ठीक है, माउदी, लोकैशियस, गैरुलस, टॉकेटिव, उसी को चैटी कहते हैं, है ना, जो बहुत ज्यादा बोलता हो वो चैटी है, मतलब टॉकेटिव है, लोकैशियस है, गैरुलस है या माउदी है।
ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड है इसमें, वो कौन सा वर्ड है? स्वॉर्म। स्वॉर्म क्या होता है? स्वॉर्म कहते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वॉर्म कहते हैं। ये डेंस ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स कह सकते हैं, खासकर वो जो उड़ने वाली जो मक्खी होती है ना, तो मधुमक्खियों का जो झुंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वॉर्म कहते हैं। याद रखना ये भी, क्या है स्वॉर्म? अ लार्ज और डेंस ग्रुप ऑफ, क्या सीधा लिख देते हैं, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स। तो ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को स्वॉर्म कहते हैं, खासकर वो इंसेक्ट्स जो क्या हो? उड़ने वाली हो, है ना, कह सकते हैं मधुमक्खियों के झुंड को हम लोग क्या कहते हैं? स्वॉर्म कहते हैं। ठीक है, चलो तो इसका भी हमें हो गया, चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन हम समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो वर्ड है वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है कथार्सिस। तो कथार्सिस का मतलब क्या होता है? कथार्सिस का मतलब होता है जो साफ हो जाना, है ना, कोई चीज जो है साफ हो जाना, साफ हो जाना। और इसका सिनोनिम हमें पूछ रहा है, तो सिनोनिम इसका होता है क्लींसिंग होता है। प्योरिटी का मतलब शुद्धता होता है, शुद्धता। इसका सिनोनिम नहीं हो सकता है ना। हाँ, प्यूरिफाई कह सकते हैं बट प्योरिटी नहीं। जीनियस का मतलब तो पता होगा सबको, जिसको हम टैलेंटेड कहते हैं, है ना, या जो बहुत ब्रिलियंट हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनियस। इंस्पिरेशन तो अलग हो गया, इंस्पिरेशन का मतलब तो हो गया प्रेरणा, ठीक है, ये प्रेरणा से रिलेटेड वर्ड। तो याद रखना है कथार्सिस का मतलब क्या होता है? क्लेंसिंग, इसका जो है सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन विच इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। बिविल्डर्ड पूछ रहा है, बिविल्डर्ड। बिविल्डर्ड का मतलब क्या होता है? बिविल्डर्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित, आश्चर्य, आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित को हम लोग और क्या कह सकते हैं? अमेज्ड कहते हैं, अमेज्ड, या सरप्राइज्ड भी कहते हैं, सरप्राइज्ड, या हम लोग डेजर्ड भी कहते हैं, डेजर्ड, है ना, डेजर्ड भी कहते हैं। तो याद रखना सब वर्ड वही से रिलेटेड है ना, सरप्राइज्ड, डेजर्ड या एस्टोनिस्ड, ये सब जो है ये सब बेविल्डर्ड का सिनोनिम है। तो उसमें ऑप्शन कौन सा है? एस्टोनिस्ड हो जाएगा। नॉइजी का मतलब तो हो गया जो शोरगुल से रिलेटेड होगा। साउटेड जो हो गया हल्ला, है ना, चिल्लाने से रिलेटेड हो गया। एंग्री मतलब गुस्सा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्टोनिस्ड हो जाएगा, है ना। तो आज जो है हम लोग डिस्कस किए हैं 29 क्वेश्चन तक, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे 30 नंबर क्वेश्चन से, और ये क्लास जो है लगभग रेगुलर चलता रहेगा, और हम लोग इसी तरह से नए नए वर्ड्स और ग्रामर का नया नया जो चीज़ है उन सबको हम लोग सीखते रहेंगे। अभी ग्रामर का भी पार्ट आएगा, ये सब भी ग्रामर का ही पार्ट है, बट ये वर्ड से रिलेटेड जो है ये सेशन है। और आगे जस्ट इसी प्रैक्टिस सेट में हम लोग आगे देखेंगे कि ग्रामर का कुछ वर्ड्स, मतलब कुछ नया पार्ट आएगा, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके होंगे टोटोलॉजी के बारे में पढ़ चुके होंगे, है ना, कि टोटोलॉजी क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़े होंगे मेटाफोर के बारे में, मेटाफोर क्या होता है ना। सिमली के बारे में अभी पढ़ना बाकी है, सिमली, वो सिमली पढ़ेंगे, है ना। उसी प्रकार हम लोग पर्सोनिफिकेशन के बारे में पढ़ लिए होंगे, पर्सोनिफिकेशन के बारे में, है ना। उसी प्रकार हम लोग पन के बारे में पढ़े। तो इसी प्रकार और भी जो है ना टॉपिक बाकी है, जिसके बारे में जो है हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आज के लिए बस नहीं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।